इसी में मैं नेक्स्ट टॉपिक नहीं लिखवा रहा हूँ, इसमें अभी फेज एंगल निकालना और बाकी है। तो यहाँ पर लिखिए द फेज एंगल फाई बिटवीन द रिजल्टेंट वोल्टेज phase angle phi between the resultant voltage and current is given by the phase angle phi between the resultant voltage and current is given by tan phi is equal to आप डायग्राम देखिएगा कि फाई वहाँ पर एंगल बन कहाँ पर रहा है। डायग्राम देखिएगा जो हमने कल बनवाया था, उस डायग्राम को मैं फटाफट यहाँ पर दोबारा से बना रहा हूँ ताकि आप लोग समझ जाएं। ये इधर हमने ऐसे वाई एक्सिस दिखाई थी और ऐसे एक्स एक्सिस दिखाई थी। ई नॉट को यहाँ बना लिया था और ये हमने इधर बनाया था वी आर, और वोल्टेज से तो कम ही होता है करंट, तो उसको हमने आई यहाँ पर दिखा दिया था ऐसे। और ये कहा था कि ये जो ई नॉट है, ई नॉट और आई के बीच में जो एंगल है दैट इज फाई, ये एंगल फाई है, ठीक है। अच्छा, ई नॉट जो है वो पूरा का पूरा आई ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। तो ई नॉट जो है एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है ओमेगा टी। तो ये जो पूरा एंगल है, दिस कंप्लीट एंगल इज ओमेगा टी। तो ये जो बचा हुआ एंगल है ये क्या हो गया, ओमेगा टी माइनस फाइव। अब इसी तरीके से मैंने ये कहा था कि यहाँ पर जो करंट है इट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज, किसमें, इंडक्टिव सर्किट में। तो एल की अगर मैं बात करूँ तो वो इससे 90 डिग्री आगे होगा। तो वो 90 डिग्री आगे हमने ऐसे बना दिया था इस तरह से, और इसको हमने बोल दिया था वी एल, ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। अच्छा, तो यहाँ से थोड़ा छोटा रह गया, चले बंद नहीं होता, क्या हो गया, बंद नहीं होता, थोड़ा नीचे से प्रेस करो, थोड़ा नीचे से, हाँ आप कर दो, नहीं हो रहा, छोड़ दो छोड़ दो, कोई नहीं। तो ये हमारे पास आ गया फाई। तो अब आप ये देखिएगा कि ये जो फाई है और ये जो वी नॉट, ये जो वी एल मैंने लिखा है, तो किसी भी वेक्टर को मैं पैरेलली मूव कर सकता हूँ। ये वी एल हो गया, ठीक है, और ये वी आर हो गया। तो वी आर की मैक्सिमम वैल्यू को क्या लिया था, वी नॉट आर। ऐसे वी एल की मैक्सिमम वैल्यू को क्या लिया था, वी नॉट एल। वी नॉट एल यानी कि वी नॉट की पावर है। तो tan फाई कितना हो गया, tan फाई कितना हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि वी एल अपॉन वी आर। तो वी एल को क्या लिखेंगे, वी नॉट की पावर है यानी कि इंडक्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसकी मैक्सिमम वैल्यू अपॉन वी नॉट की पावर आर, ठीक है, ये लिया था। और इसकी वैल्यू क्या होगी, वी नॉट एल की वैल्यू क्या होगी, वी क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट इनटू रेजिस्टेंस। और जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इंडक्टेंस की बात कर रहा हूँ, तो करंट इनटू इसका हाँ नहीं, क्वेश्चन नहीं, वो फेज एंगल कैसे निकालते हैं आरएल सीरीज सर्किट, ठीक है। कल आए नहीं थे, कल आए नहीं थे, मैं वीडियो शेयर कर दिया था, है ना। तो वो देखकर अपना काम कंप्लीट कर देना, शायद 1-1.5 पेज छोड़ना पड़ेगा बीच में, 1-1 2 छोड़ देना पड़ता। तो आई नॉट एक्सएल हो गया ये, और ऐसे ही वी नॉट आर है, तो वी नॉट आर क्या हो जाएगा, आई नॉट आर। आई नॉट से आई नॉट कट गया, तो एक्सएल की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा एल अपॉन आर। एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल होती है, ठीक है। ये होता है हमारा इंडक्टिव कैपेसिटी, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो ओमेगा एल अपॉन आर हो गया। चलिए, तो यहाँ से हम ये कहते हैं कि tan फाई इज इक्वल टू ओमेगा एल अपॉन आर, ठीक है। तो ये हमने डेरिवेशन करा था आरएल सीरीज सर्किट का। सीबीएसई आउटसाइड दिल्ली में जो क्वेश्चन आया है आरएल सीरीज सर्किट में, एक बार 2006 में एक क्वेश्चन आया है, एक बार 2001 का क्वेश्चन है। आउटसाइड दिल्ली वाले 2 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन नोट करिएगा, दोबारा बता देंगे सर। उसमें ना सर ने उल्टी साइड से बताया है, कोई बात नहीं, रेजिस्टेंस माइनस है, और बुक में भी ऐसे दिया है।
कोई बात नहीं, मैं आपको उल्टी साइड से ही अपने तरीके से बता दूंगा कि सर का भी सेटिस्फाई हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा। वैसे ही बता दूंगा, कोई भी एक क्वेश्चन ले आना, ठीक है। KCL KVL में तो टेंशन लेना ही मत, करा देंगे बड़े आराम से। क्वेश्चन नोट करें, मैंने इंडक्टर L एंड अ रेसिस्टर R when an inductor L and a resistor R are connected across a 12 volt 50 hertz supply, volt, 50 hertz supply, 1 volt, 50 hertz supply, a current of 0.5 ampere flows in the circuit, comma, a current of 0.5 ampere flows in the circuit. Flows in the circuit. सर आप मंडे को जल्दी क्लास ले सकते हो? मंडे को सबकी छुट्टी है क्या? स्कूल की छुट्टी है, मुझसे 5 तक छुट्टी है। मुझे तो जाना है। किस टाइम आते हो स्कूल से वापस? 2 बताइए। सर मेरी तो छुट्टी है। चलो देखते हैं। स्कूल हो गया? The current of 0.5 ampere flows in the circuit, full stop. The current differs in phase. सर लेकिन आप सुबह मत लो सर क्लास। सर सही टाइम है 5 बजे। फिर वो दिक्कत हो चलिए रुको तो सही, भी देखते हैं। हाँ जी। The current differs in phase सर from इसे नीचे applied जाना है, voltage. सर नीचे इसे जाना है। नीचे जाने से बिल्कुल मत रखना। नीचे क्या है मंडे को? डांडिया ना। फंक्शन है ना तो टाइम। डांडिया भाई नाइट 5:30 बजे साढ़े पहुंचा। सर डांडिया वांडिया इकट्ठा नहीं है, ये वहाँ जाके बैठ जाए आप। कोई बात नहीं। The current differs in phase from applied voltage by pi by 3 radian. Differs in phase कैसे जाना? कैसे जाना? from applied voltage by pi by 3 radians, full stop. इसके बाद calculate the value of capital R. Calculate the value of capital R. चलिए जी, अब जरा देखिएगा इस क्वेश्चन में वो बोल रहे हैं RL सीरीज सर्किट। तो RL सीरीज सर्किट वाला फंडा हमको याद रखना चाहिए। अच्छा ये डायग्राम में बना रहने देता हूँ, हालांकि वैसे ज़रूरत इसकी पड़ेगी नहीं, पर फिर भी बना रहने देते हैं, देख लेंगे शायद। देखिएगा वो बोल रहे हैं व्हेन एन इंडक्टर L एंड अ रेसिस्टर R आर कनेक्टेड अक्रॉस अ 12 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई, 12 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई, ये इन्होंने दे रखा है। तो फ्रीक्वेंसी हमको दे दी और EMF इन्होंने हमको दे दिया। तो मैंने आपको ये बताया था कि जब भी कभी हमारे पास फ्रीक्वेंसी मेंशन होगी, फ्रीक्वेंसी देखते ही मैं क्या समझ जाऊंगा कि भाई ये क्वेश्चन जो है ये AC का है, ठीक है। और जब AC में मेरे को वोल्टेज दे रखी होगी तो AC की वोल्टेज हमेशा RMS वैल्यू दे रखी होगी, ठीक है। कुछ नहीं बनाना, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। फेज एंगल कैसे निकाला, tan phi इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो बताने के लिए। तो जैसे ही फ्रीक्वेंसी देखी तो मैं समझ गया AC का क्वेश्चन है। AC का क्वेश्चन है तो भाई जो वोल्टेज है वो EMF है, और जो EMF है वो RMS है। तो सर इससे पहले आई की इक्वेशन निकालेंगे। आई की इक्वेशन निकालेंगे। देखते जाओ, वो भी दे रखा है। ERMS इज इक्वल टू 12 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी कितनी है बोलो भाई, 50 हर्ट्ज, ठीक है। और करंट जो है, करंट भी दे रखा है इन्होंने 0.5 एम्पियर। तो जो करंट दे रखा है वो भी करंट IRMS वैल्यू ही दी जाएगी, ठीक है। कल की वीडियो देख लेना, ये समझ में आ जाएगा कि RMS वैल्यू ही क्यों होती है, ये दे रखी होती है 0.5 एम्पियर। अरे वो छोड़ दो। वो क्या हुआ कि वो प्रिंटर की कंप्लेंट कराई थी, प्रिंटर काम नहीं कर रहा है मेरा, तो उसका कंप्लेंट नंबर है, पेन मिला नहीं तो मार्कर से यहीं लिख दिया, फोटो खींचनी भूल गया इसकी। तो IRMS is equal to 0.5 ampere flows in the circuit.
द करंट डिफर्स इन फेज फ्रॉम अप्लाइड वोल्टेज बाई पाई बाई 3 रेडियन। तो भाई हमेशा जब भी मैं ना किसी कॉम्बिनेशन की बात करता हूँ, चाहे वो आरएल सर्किट हो, चाहे एलसी सर्किट हो, चाहे आरएलसी सर्किट हो, तो उसमें एक फेज डिफरेंस जरूर होता है। जैसे हमने यहाँ पर ये एंगल लिया था फाई, तो वो फाई भी दे रखा है पाई बाई 3 है ना, ये भी आसान है, 60 डिग्री है, ठीक है। तो अब वैल्यू यूज़ करेंगे, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर, सिर्फ आर की वैल्यू तो पूछ रहे हैं। देखिएगा Z इज इक्वल टू होता है ई आर एम एस अपॉन आई आर एम एस, समझ गए। Z क्या है, Z ना रेसिस्टेंस ही है किसी भी सर्किट का, उसको हम इम्पीडेंस बोल देते हैं। तो भाई V इज इक्वल टू आई आर, V यहाँ पर E है तो E इज इक्वल टू आई इंटू आर ही तो रहेगी Z। हमें हमेशा Z ही लगाना है, LR सर्किट में Z ही लगाएंगे, ठीक है ना। और अगर हमारे पास प्योरली कैपेसिटिव सर्किट आएगा तो वहाँ पर XC लगाएंगे, प्योरली इंडक्टिव सर्किट आएगा तो XL लगाएंगे, और अगर प्योरली रेसिस्टिव है तो सिर्फ R लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को Z लगाना है, Z की वैल्यू मैं डिराइव कर चुका हूँ, कल का देखो लास्ट में जो करवाया था, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो चलिए ये Z हमारे पास है, कितना आ गया, ई आर एम एस एस 12 वोल्ट, आई आर एम एस एस 0.5 एम्पियर, पॉइंट गया तो ऊपर 0 आया, 5 2 ज़ा 10, 12 माइनस 10 इज 20, 24 हो गया। Z की वैल्यू आ गई 24 ओम, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, व्हेन एन इंडक्टर L एंड अ रेसिस्टर R कनेक्टेड इन सीरीज, Z की वैल्यू मेरे पास 24 ओम आ गई। अब मैं क्या करूँ, अब यहाँ से जो है मेरे को R में और Z में कोई एक रिलेशन चाहिए ताकि L की ज़रूरत ना पड़े, R में और Z में एक रिलेशन चाहिए ताकि L की ज़रूरत ना पड़े। क्या करें बताइए, R और Z में एक रिलेशन निकालना है, तो ये कह सकते हैं एक रिलेशन होता है cos phi इज इक्वल टू R अपॉन Z, ठीक है। cos phi इज इक्वल टू R अपॉन Z। तो यहाँ पर मैंने आपको नोट नहीं करवाया, नोट नहीं करवाया ना ये, चलो तो एक काम करो, देखिएगा हमने Z क्या करा था, ये जो है ना VR, यहाँ पर ये तो हमारा हो गया वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस था। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, ध्यान से समझना, बेहद आसान चीज़। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमने ली थी V0। हम करंट की मैक्सिमम वैल्यू को I0 बोल देते हैं, वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू को V0 बोल देते हैं। और यहाँ पर मैं रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज दिखा रहा हूँ, तो उसको मैंने V0 की पावर R बोल दी है, पहली चीज़। इसी तरीके से ये जो VL है, ये क्या है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस। तो पैरेलली मैं किसी भी वेक्टर को ऐसे मूव कर सकता हूँ, और यहाँ 90 डिग्री का एंगल है, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, यानी कि जो इसका मैग्नीट्यूड होगा, वो क्या है, V0L। और VR और VL ये बेस और परपेंडिकुलर हैं, और ये हमारा है E, ठीक है। तो मैंने इसमें क्या करा था, मैंने इसको ऐसे निकाला था कि E0 का स्क्वायर इज इक्वल टू V0 R का V0 R का स्क्वायर प्लस V0 L का स्क्वायर। ये हमने जो कल डेरिवेशन करा था उसी का छोटा सा एक पार्ट बता रहा हूँ, ये कहाँ से आया वो बता दूँगा। तो आप ये देखिएगा, ये जो E0 है, इस E0 को मैं क्या बोलूँगा, इसको हम बोल देंगे I0 I0 स्क्वायर Z स्क्वायर, ये बोल देंगे, नहीं समझे भाई। E क्या हो जाएगा, E क्या हो जाएगा हमारे पास I इंटू Z, पूरे सर्किट का जो इम्पीडेंस है उसको मैंने Z मान दिया, तो I0 Z स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा, I0 V क्या होगा, IR, तो I0 R का स्क्वायर। और जो इंडक्टेंस है उसका जो रेजिस्टेंस क्या होता है, I0 XL, ये हो गया, ठीक है। तो I0, ये पाइथागोरस थ्योरम लगाइए सिंपल, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। I0 स्क्वायर कॉमन ले लिया बेटा, यहाँ पर आ गया R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। I0 स्क्वायर से I0 स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो Z की वैल्यू क्या आ गई, Z की वैल्यू आ गई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। ये हमने कल डिराइव करा था।
अब बात करते हैं कि जैसे मैंने tan फाई निकाला था वही जगह cos फाई निकाल लो। cos फाई क्यों निकालना चाह रहा हूँ मैं? cos फाई इसलिए निकालना चाह रहा हूँ ताकि हमारे पास बेस और हाइपोटेन्यूज आए, और बेस और हाइपोटेन्यूज आएगा तो बेस में रेसिस्टेंस वाला वोल्टेज है और इसमें पूरे सर्किट वाला वोल्टेज है। तो ये क्या हो जाएगा, cos फाई हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो भाई बेस कितना है वी आर, इसको आप बोलोगे वी नॉट आर, क्योंकि लेंथ क्या होता है उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब मैक्सिमम लेंथ उसकी। तो वी नॉट आर अपॉन ये क्या होगा ई नॉट। ठीक है, अब देखिएगा वी नॉट आर को क्या बोलूँगा, वी नॉट आर को क्या बोलूँगा आई नॉट आर, और ई नॉट को क्या बोलेंगे, क्या बोला था आई नॉट को, आई नॉट जेड स्क्वायर करो तो तभी तो आई नॉट स्क्वायर जेड स्क्वायर हुआ। तो ये क्या हो गया आई नॉट जेड, आई नॉट से आई नॉट कट गया तो cos फाई क्या हो गया आर अपॉन जेड। तो यहाँ पर मुझे रेजिस्टेंस निकालने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ी इंडक्टेंस की। अब अगर सोचो कि इसमें आपसे वो ये पूछते कि आपको इंडक्टेंस निकालना है, ध्यान से समझना, अगर वो पूछते हैं इंडक्टेंस निकालना है तो cos फाई यूज़ करते हैं या साइन फाई, साइन फाई यूज़ करते हैं, क्योंकि साइन फाई यूज़ करते तो मुझे क्या मिलता वी एल मिलता, और वी एल को मैं क्या लिख देता आई नॉट एक्सएल, वी नॉट एल को मैं क्या लिख देता आई नॉट एक्सएल। तो न्यूमरेटर में आई नॉट एक्सएल आ जाता और डिनोमिनेटर में आई नॉट जेड आ जाता। क्लियर है? हाँ, तो देखिएगा cos फाई इज इक्वल टू मेरे पास आर अपॉन जेड आ गया। ऑनलाइन वाले बच्चे बताते हैं समझ गए कि नहीं? हाँ, cos फाई जो है cos एंगल निकाला वही सिंपल एंगल, जैसे हमने tan फाई निकाला था। तो ये क्या है, ये फेज एंगल का टेंजेंट है, वो फेज एंगल का कोसाइनोसाइड है, बस cos की फुल फॉर्म कोसाइनोसाइड cos। तो मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, अगर मान लीजिए वो इंडक्टेंस पूछते तो मैं साइन फाई यूज़ कर लेता, दैट्स इट। ठीक है भाई, बता दो भाई, रुद्रांश लक्ष्य दोनों, खुशी कनिष्क अवंतिका सभी को क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है, हाँ जी दोबारा बताता हूँ, रुक जाओ। देखिए ये जो कहानी समझाई है इसको तो 2 मिनट के लिए भूल जाइए, ये जो कहानी समझाई है, क्योंकि इसका डेरिवेशन तो हमने कल करा था, z निकालने के लिए करा था, इसको छोड़ दो। हम ये कहेंगे कि cos फाई क्या हो जाएगा, cos फाई हो जाएगा, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूँ दिस दिस दिस, तो cos फाई क्या हो जाएगा कि फाई के सामने वाली साइड इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, जो बची वो बेस, और 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज। तो 90 के सामने वाली जो हाइपोटेन्यूज है दैट इज ई नॉट। ठीक है, और ये जो है बेस, ये क्या है, ये वी आर है। तो वी आर की मैक्सिमम वैल्यू, जो मैग्नीट्यूड होता है किसी भी वेक्टर का, वो क्या होता है, उसको मैं लिखता हूँ वी नॉट, और ऊपर आर लिखने का मतलब ये है कि रेसिस्टेंस के थ्रू जो वोल्टेज है वी नॉट आर। और ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया ई नॉट। तो ई नॉट की वैल्यू क्या होगी आई नॉट इंटू जेड, और वी नॉट की वैल्यू क्या होगी आर के अक्रॉस आई नॉट इंटू आर, आई नॉट से आई नॉट कट गया आर अपॉन जेड, बस ये आ गया। आर अपॉन जेड क्यों निकाला मैंने, क्योंकि मेरे पास जेड की वैल्यू है। ठीक है, आर की वैल्यू वो पूछ रहे हैं, और फाई मुझे दे रखा है पाई/3, पाई/3 क्या होता है 60 डिग्री, बस हो गया। सर बट Z तो R ही होता है। हाँ जेड आर होता है, लेकिन पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस होता है वो, पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस होता है। तो पूरे सर्किट का वोल्टेज दे रखा था, पूरे सर्किट का करंट दे रखा था, तो पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस विच इज कॉल्ड इम्पीडेंस, उसको हम जेड बोल देते हैं। तो जेड मैंने निकाल लिया था, बताइए समझ गए? तो चलो आगे, अब Z से R निकालना है। अब जेड से आर निकाल लेंगे। चलिए जी, बहुत बढ़िया, चलता हूँ आगे। ओके, अब देखिएगा क्या करेंगे, ये बता दूँ cos फाई इज cos पाई/3 इज इक्वल टू आर अपॉन जेड। आर कितना है निकालना है, और जेड कितना है 24, cos पाई/3 मतलब cos 60, cos 60 इज 1/2 इज इक्वल टू आर अपॉन 24, 2 × 2, 2 × 24, इधर आ गया, रेजिस्टेंस हो गया हमारा ओम। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, अगर वो चाहते तो वो हमसे पूछ लेते कि भैया आप इसका इंडक्टेंस भी निकाल कर दिखाओ, उन्होंने नहीं पूछा, कोई बात नहीं, छोड़ दो, क्वेश्चन इतना ही है। 2006 में आया था, एक 2001 का भी क्वेश्चन देखेंगे जो नोट करिए, ये मिटा रहा हूँ इधर से। इंडक्टेंस कैसे निकालना है? सुनिए भाई, इसी क्वेश्चन में अगर हमसे ये पूछा जाता है कि इंडक्टेंस निकालो, तो वो कैसे निकालते हैं? इंडक्टेंस निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं साइन फाई यूज़ कर लेता हूँ। मैं इधर करके बता रहा हूँ, साइन फाई
तो साइन फाई किसके इक्वल हो जाता? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है? वी एल, तो उसकी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी? वी नॉट की पावर एल, वी नॉट एल जिसको लिखते हैं, तो वो हो जाएगा वी नॉट की पावर एल ऐसे, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? ई नॉट। साइन फाई इज साइन पाई बाई 3, वी नॉट एल विल बी आई नॉट एक्स एल अपॉन ई नॉट विल बी आई नॉट जेड, आई नॉट से आई नॉट कट गया, साइन 60 डिग्री विल बी √3/2 इज इक्वल टू, ये जो एक्सएल है, एक्सएल को क्या बोलते हैं? ओमेगा एल, और जो जेड है, जेड कितना दे रखा है? 24, 2 1 2, 2 12 24। अब ओमेगा की बात करते हैं, ओमेगा क्या हो जाएगा? ओमेगा हो जाएगा 2 × 3.14 × 50। क्यों? क्योंकि ये होता है 2 पाई एफ, और 50 हर्ट्ज मुझे फ्रीक्वेंसी दे रखी है, मल्टीप्लाइड बाई एल, और अपॉन में 12। ठीक है, अब आप देख लीजिए 2 6 12, ठीक, और फिर ये सारी टर्म्स उधर ले जाओ तो आपके पास एल आ जाएगा, स्टैंडर्ड यूनिट में ही आएगा, हेनरी में ही आएगा एल। ठीक, तो हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए जी, इसके बाद एक और देखता हूँ मैं, क्वेश्चन नोट करिएगा, ये 2001 का है। अ बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, a bulb of resistance 10 ohm connected to an inductor of inductance L, ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पर क्वेश्चन, a bulb of resistance 10 ohm connected to an inductor of inductance L inductor of inductance capital L, comma, is in series with an AC source marked 100 volt, marked 100 volt 50 hertz. ठीक है, if the phase angle between the voltage and current is π/4 radian, ये बता रहा हूँ नीचे वाला पोर्शन, if the phase angle between the voltage and the current is π/4 radian, is π/4 radian, comma, calculate the value of F, sorry L, तो दे रखा है, वैल्यू ऑफ कैपिटल एल। देखिएगा इसका सॉल्यूशन, तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि भाई आपको एल की वैल्यू निकालनी है। एल की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिएगा, अब बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, यानी कि आर की वैल्यू आपको दे दी है 10 ओम, ठीक है, कनेक्टेड टू एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल, इंडक्टर का इंडक्टेंस एल दे रखा है, वही मुझे कैलकुलेट करना है। इज इन सीरीज विद एन एसी सोर्स मार्क्ड 100 वोल्ट, ठीक है, तो मार्क्ड 100 वोल्ट, तो वही जब बाजू में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है तो एसी का क्वेश्चन है, इसका मतलब ई आर एम एस इज इक्वल टू 100 वोल्ट हो गया। फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है? 50 हर्ट्ज, 50 ही मिलेगी सभी क्वेश्चनों में, क्योंकि इंडिया में बन रहा है ना पेपर, तो इंडिया में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज ही होती है, ठीक। इफ द फेज एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट इज π/4 रेडियन, ठीक, इसका मतलब वोल्टेज और करंट, ये आपका वोल्टेज है, ठीक है, रेजिस्टेंस वाला, और ये जो आपका मतलब ये जो सॉरी ये करंट है और ये वोल्टेज ईएमएफ और ये आई, इन दोनों के बीच में एंगल कितना दे रखा है? फाइव, कितना? π/4 रेडियन, यानी कि 45 डिग्री। तो भाई जब भी कभी π/4 दे रखा हो तो दिमाग में ये याद रखना कि π/4 दे रखा है तो मुझे tan phi यूज़ करना है, क्योंकि tan π/4 1 होता है, वो मुझे आसान पड़ेगा, ठीक है।
चलिए तो पाई बाई 4 हो गया। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एल, तो हमने अभी अभी आज ही शुरुआत में डिराइव करा है। tan फाई की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा एल अपॉन आर। अरे इसमें सर पकड़ के बैठने की जरूरत क्या है, tan फाई क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये क्या हो गया, वी नॉट एल, वी नॉट एल क्या होगा, वी नॉट एल, और ये क्या है बेस, बेस क्या है वी नॉट आर, तो वी नॉट एल विल बी आई नॉट एक्सएल, और ये आई नॉट आर, आई नॉट से आई नॉट क्या एक्सएल इज ओमेगा एल। तो यहाँ मेरे को इसी आरएमएस वगैरह की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। tan फाई, ये tan फाई बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को, tan फाई बाई 1, ठीक है, इज इक्वल टू ओमेगा एल, तो 2 पाई एफ एल, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ अपॉन आर कितना है 10 ओम, ठीक है। tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 ओमेगा एल को क्या लिखा है इसमें? ओमेगा इंटू एल। हाँ, उसके बाद उसको हम लोग अच्छा, ये मैंने इसको बताया कि आया कहाँ से है। हमने ये कहा कि tan फाई निकालेंगे कैसे, जैसे sin फाई निकाला, cos फाई निकाला, तो tan फाई भी वैसे ही निकालेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया वी नॉट एल, और बेस क्या हो गया वी नॉट आर, तो वी नॉट एल अपॉन वी नॉट आर, वी नॉट एल आई नॉट एक्सएल, ठीक है, और वी नॉट आर आई नॉट आर, आई नॉट आर कट करके एक्सएल अपॉन आर, एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल होती है। तो मैंने डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। तो समझ गए, ये मैंने अभी अभी करवाया था डिराइव शुरू में। हाँ से जैसे मेरा एक्सेल अपॉन आर से ना, अच्छा, एक्सएल की वैल्यू होती है ना ओमेगा एल, एक्सएल की वैल्यू होती है ओमेगा एल, ठीक है। ऐसे ही अगर कैपेसिटेंस के क्वेश्चन में इसके बाद आरसी सर्किट जो करूँगा, तो कैपेसिटेंस होता है एक्सी, उसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन ओमेगा सी। ये हमने प्योरली इंडक्टिव सर्किट में डिराइव करा था, ये प्योरली कैपेसिटिव में करा था, ठीक है ना। तो सीधा बस वही वैल्यू लिख रहे हैं हम जो हम डेरिवेशन में कर चुके हैं। अच्छा, 2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू एल अपॉन 10। tan फाई इस वजह से निकाल रहा है क्योंकि पाई बाई 4 दे रखा है ना, तो पाई बाई 4 देने में मेरे को यही तो आसान पड़ेगा tan वाला, ठीक है, बस इस वजह से निकाल रहा है। tan पाई बाई 4 1 होता है। अभी तुम sin फाई निकालोगे, तो sin फाई निकालने के लिए आप कहोगे मेरे पास ये आरएमएस भी तो है, तो इसका मतलब मेरे पास ये वाली वैल्यू भी तो है, तो मैं तो ये यूज़ करूँगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर पंगा आ जाएगा ना, sin पाई बाई 4 क्या होता है 1 अपॉन √2, तो √2 को सॉल्व करोगे फालतू में 1.414, तो tan फाई हमारा अपॉन 3.14 आ जाएगा। ये कितना हो गया, हाँ 0, 5 2 are 10, 1 अपॉन 31.4, सही है। तो L की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 31.4। निकालना है फॉर्म, कैसे भी निकालना है, कोई वो कैसे भी निकालना, जो आपको कंफर्टेबल हो। बताइए भाई, ऑनलाइन वाले समझ गए कि नहीं? ठीक है। अच्छा बेटा, इसको सॉल्व कर लेना, मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ सीधा, ये 1 अपॉन 31.4 है, इसको सॉल्व कर लेना, इसका आंसर आ रहा है 0.0318, 0.0318 H, H is for Henry, और 3.4 आ रहा। नहीं 1 डिवाइडेड बाई 31.4 करके नहीं, 0.0318 आ रहा है। चलिए जी, इसके बाद जो है ना, इसके बाद एसी सर्किट विद सी एंड आर इन सीरीज ये करेंगे, फिर इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखकर फिर हम एलसीआर सर्किट करेंगे, ठीक है। आज इतना ही कर लीजिए, बाकी कल देखते हैं। एलसीआर के बाद में आपका ट्रांसफार्मर है, छोटा सा ही है ना, और फिर एसी जनरेटर है। एसी जनरेटर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, एसी जनरेटर सेम वही है जो 10th क्लास में था, कुछ भी अंतर नहीं है। करा दो ना, एक क्लास करोगे हल्का सा।